तो हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप देख ही लिया होगा, अपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा। और यहाँ भी देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी हिस्ट्री का। जो मिडेवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है, उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है हर एक एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं हर एक परीक्षा में। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे, जिससे हम बहुत से प्रश्नों को कर सकते हैं। एमसीक्यू टाइप है और साथ ही साथ में हमने इसमें जो एक्सप्लेनेशन है पूरी व्याख्या दी है प्रश्न की, और व्याख्या से भी बहुत सारे प्रश्न हमारे बनते ही हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। और जिससे कि एक सब्सक्राइब बढ़ने पर या एक लाइक होने पर, कमेंट होने पर हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे की ओर प्रेरित होते हैं कि हम एक और नई वीडियो बना करके लेके आएँ, नई वीडियो लेकर के आएँ। हमने लगभग काफ़ी अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोस दी हैं, तो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जाकर के देखिए, एशिया महाद्वीप की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम एशिया महाद्वीप को भी हमने कवर किया, जिसको 21,000 से अधिक लोगों ने इसमें को देखा है। साथ ही बाकी वीडियोस हैं, सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, सभी कॉन्टिनेंट्स को हमने कवर किया हुआ है। भारत की झीलें, विश्व की झीलें, जितनी भी जल संधियाँ हैं, स्टेट्स हैं, उन सबको हमने इसमें कवर किया है अपने चैनल पर। तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर सभी वीडियो पड़ी हुई हैं और हर एक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ करंट अफेयर भी हमारा रेगुलर चलता रहा है। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपना ये सेशन शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न हम लेते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। सभी जानते होंगे, देखिए 1206 ईस्वी में गुलाम वंश आया और दिल्ली सल्तनत में जो वंश हुए, एक ट्रिक है, गुल खिले तुम सैयद लोगे, गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद में लोधी वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत के वंश हैं। तो गुलाम वंश इसमें सबसे पहले है। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप अपना भी टिक कीजिए और देखिए कि आप इन प्रश्नों में से लगभग हम 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं पहली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम ज़्यादा प्रश्न लेंगे और दिल्ली सल्तनत को हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर चुके होंगे। तो पहला प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर होगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए और जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जो संस्थापक है वही इसका पहला शासक होगा। तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक बनता है। ठीक है, इसकी जो व्याख्या हम पिछले प्रश्न में कर चुके हैं वही व्याख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, लाख बख्श यानी कि लाखों में दान करने वाला एक उपाधि दी गई थी और इसी को एक उपाधि दी गई थी कुरान ख्वाह की। और वो व्यक्ति कौन था इसमें? तो वो व्यक्ति था इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श की जो उपाधि दी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। इसकी बहुत अधिक जो दान था, दानशीलता के कारण बहुत अधिक दान करने वाला व्यक्ति था और इसीलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। देखिए, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक कितना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी कि लाखों को दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। एक फरिश्ता है, उसने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं।
और इसकी एक उपाधि कुरान ख्वा थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन देखें, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मंदिर है, मस्जिद है, संत की झोपड़ी है या फिर मीनार है? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ पर है, ये हमें देखने को जो मिलती है वो मिलती है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में एक स्कूल था, एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, और उसको तुड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया और जिसे 2.5 दिन का झोंपड़े के नाम से पुकारा गया। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक मस्जिद है ये। ठीक है, एक मस्जिद है। देखिए ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम जो कुतुब मीनार के पास में है और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण करना प्रारंभ किया, लेकिन इसको जो पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। आप इसमें इसे जानते हैं। और जो फिरोज तुगलक था उसने भी इसमें अपना एक योगदान दिया था, क्योंकि इसकी जो चौथी मंजिल थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके स्थान पर उसने फिर 2 मंजिल और बनवाई। तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक, इन तीनों का योगदान है कुतुब मीनार के निर्माण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? देखिए वही प्रश्न है जिसको हमने अभी चर्चा कर रहे थे। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो सी है आपने सही आंसर कर लिया होगा, अपना टिक कर लिया होगा। तो जो गयासुद्दीन तुगलक है इसका इसमें कोई योगदान नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका प्रारंभ करते हैं और इल्तुतमिश इसका निर्माण पूरा कराते हैं और फिरोज तुगलक जो है, फिरोज तुगलक हैं, वो इसकी चौथी मंजिल जो काफ़ी उसको क्षतिग्रस्त हो गई थी, वो कहा जाता कि बिजली चमकने से वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसके स्थान पर फिर फिरोज तुगलक ने 2 मंजिलों का और निर्माण करा दिया इसके ऊपर। और जो गयासुद्दीन तुगलक है इसका सही आंसर होगा, इनका इसमें कोई भी योगदान नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी ये थी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। जो लाहौर थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या थी? राजधानी थी। देखिए एक्सप्लेनेशन में जो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 के बाद में लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की और 1206 में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुए और ऐबक की राजधानी जो थी वो क्या थी? लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी जो कठिनाई थी वो गोरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी जो था ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबचा, ठीक है, जो कुबचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया और किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा फिर भी, और यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसने दिल्ली आने का कभी अवसर ही नहीं मिला, वह दिल्ली नहीं आया और उसकी जो राजधानी थी वो लाहौर ही रही। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए, उसने एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। पंजाब पर उत्तराधिकार जमाने के लिए गजनी के साथ शासक ताजुद्दीन यल्दौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटें लगी और जिस कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। या ऑप्शन डी है, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो जो 3 ऑप्शन हैं ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर पूरी तरह से गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहे थे तो घोड़े से गिर गए और घोड़े से गिरने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? देखिए दिल्ली को सल्तनत के राजधानी के रूप में जो स्थापित किया था वो किसने किया था? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी तो राजधानी लाहौर थी, उसे अवसर ही नहीं मिला दिल्ली आने का। तो जो उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को राजधानी बनाया, फिर दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में
स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए इल्तुतमिश जो 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। शुद्ध अरबी जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इल्तुतमिश ने चलाए थे। इसमें 2 सिक्के थे, एक टंका था और एक जीतल था। जो टंका था वो चांदी का था और जो जीतल था वो तांबे का था। आरंभ किए थे उसने, और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की जो परंपरा थी वो भी इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और हेर फेर करके वही पिछला वाला जो प्रश्न हमने अभी देखा था उसी प्रश्न को यहाँ पर दिया गया है। और इन प्रश्नों का महत्व इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर कभी भी प्रश्नों को घुमा फिरा करके पूछते हैं, तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है कि हमें हर तरीके के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करने आने चाहिए। और इसमें भी हमें यही दिया कि वह सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे। तो सिक्के जारी करने वाला कौन था? वो था इल्तुतमिश था। और साथ ही इसमें दिया है दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो जो दिल्ली को अपने साम्राज्य की जो राजधानी घोषित किया था वो भी इल्तुतमिश ने ही किया था, जो दिल्ली का दूसरा सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान था, लेकिन राजधानी को स्थापित करने वाला वह पहला ही सुल्तान था। सिक्के भी जारी किए करने में वो पहला सुल्तान था। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जैसे अभी भी पढ़ा, जीतल और टंका। जीतल जो था वो तांबे का था, चांदी का टंका था, ये चलाए थे। और जो टकसाल थी, टकसाल का भी नाम उन्होंने अपने सिक्कों पर लिखवाना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? देखिए यहाँ पर भी प्रश्न को घुमा दिया गया है। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, दिल्ली ट्रांसफर की थी? तो कौन था वो? आराम शाह था, बलबन, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक तो लाहौर से शासन कर रहे थे, तो ये प्रश्न तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखें तो जो इल्तुतमिश है वही एक सुल्तान था जिसने दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बलबन? तो जो दिल्ली का जो पहला जो मुस्लिम जो शासक था वो कौन था? तो ये इल्तुतमिश ही था, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो पहला सुल्तान वो इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के बाद की सुल्तान का जो पद था उसकी स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। और खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और इनके उसने जीता था, और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की थी। किसकी? सुल्तान ए आजम की उपाधि उसने प्रदान की गई थी उसको। और इस तरीके से देखें तो कानूनी तरीके से जो दिल्ली का पहला जो स्वतंत्र सुल्तान था वो इल्तुतमिश ही था। और इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, यानी कि गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश होगा। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? देखिए गुलाम का गुलाम जो था वो कौन था? एक गुलाम है और उस गुलाम का भी गुलाम है, तो ये कौन था? देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो 1206 में इसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये जो ये था ये मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी का क्या था? एक गुलाम था ये। और मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम पूछा था, ये गुलाम है और उस गुलाम का भी गुलाम है, तो कौन हुआ? इल्तुतमिश हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हुआ। ठीक है, तो गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इल्तुतमिश को खरीदा था और ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार संरक्षकों का प्रधान, यानी कि संरक्षकों का प्रधान, सर ए जहांदार का मतलब है संरक्षकों का प्रधान का एक महत्वपूर्ण पद उसने दिया था। और ऐबक ने अपनी जो पुत्री थी उसका जो विवाह था वो भी इल्तुतमिश से किया था। ठीक, तो इल्तुतमिश जो था वो गुलामों का गुलाम कहा जाता है। सभी इस प्रश्न को जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या फिर नूर जहां? देखिए, नूर जहां, दुर्गावती और चांद बीबी, इनका तो मतलब ही नहीं निकलता हमारा दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, जो 1236, ठीक है, 1236 से लेकर के 1240 तक वो अपने शासिका पद पर बनी रही थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो चंगेज खां था वो किसके काल में भारत आया था? यहाँ पर प्रश्न का पूछने का मतलब यही है, जो मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां वो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा से भारत आया था। तो किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिर ऐबक? तो ये जो आया था ये इल्तुतमिश के काल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही भारत आया था चंगेज खां। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मंगोल नेता कौन था? चंगेज खां। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबर्णी सिंधु घाटी पहुंचा और संभवतः उसे हुआ था कि चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगबर्णी की सहायता ना करे, इसलिए इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की। और जब मंगबर्णी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि जब मंगबर्णी की सहायता अगर इल्तुतमिश करता तो वो यहाँ पर आक्रमण करता, लेकिन जब मंगबर्णी की सहायता करने से इल्तुतमिश ने इनकार कर दिया कि मैं उसकी कोई सहायता नहीं करूँगा, तो वो यहाँ से वापस चला गया। और चला जाने के बाद में फिर मंगोल जो आक्रमणकारी था चंगेज खां वो भी यहाँ से वापस चला गया, उसने भी फिर यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? समकालीन मतलब उसी के समय का था, जब उसका समय, जब वो मंगोल नेता जो चंगेज खां वहाँ पर भारत आया तो उस समय दिल्ली में किसका शासन था? तो अभी हमने इस बारे में भी चर्चा की है। तो जो इल्तुतमिश था वो उस समय दिल्ली सल्तनत पर काबिज थे, दिल्ली सल्तनत पर बैठा हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? सिंधु नदी के तट पर देखे गए उत्तर पश्चिम सीमा पर। तो वही प्रश्न है, तो इल्तुतमिश होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। ठीक, चलिए चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, किसके समय में किया? अब यहीं पर भी वही प्रश्न है, मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के, इल्तुतमिश के या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो आक्रमणकारी था चंगेज खां आया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खासुल खान, एशुगई, तैमूचिन या फिर ओगदी? तो चंगेज खां का जो वास्तविक नाम था जो वो था तैमूचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा, तैमूचिन इसका एक असली नाम था। तो चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। और चंगेज खां का वास्तविक या प्रारंभिक नाम पूछे तो तैमूचिन या तैमूजिन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? ऐवाज को,
नासिरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को या फिर मलिक जानी को। तो इल्तुतमिश ने जो बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था वो क्या था? मलिक जानी को। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा मलिक जानी। मलिक जानी को यहाँ पर पहला सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, देखिए इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ क्षेत्र है बिहार में, बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन एवाज को पराजित किया था और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर फिर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी कि सत्ता से बेदखल करना, सत्ता से हटाने का जो हाथ था वो किसका था? रजिया सुल्ताना में, रजिया सुल्ताना के। तो अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या फिर अरबों का? तो रजिया सुल्तान को उसके पद से हटाने का जो महत्वपूर्ण जो हाथ था वो तुर्कों का था, क्योंकि रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर, ठीक है, भटिंडा के गवर्नर मलिक था एक अल तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरोध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। ठीक है, तो इनको मार दिया था। भटिंडा के पास में ये आ रहे थे रजिया सुल्तान और वहाँ पर एक भटिंडा जगह है, तो भटिंडा जगह पर वहाँ पर रुके थे ये। भटिंडा हरियाणा में, शायद हरियाणा में एक जगह है भटिंडा, तो वहाँ पर ये इन्होंने अपना टेंट लगाया, तंबू लगाया, वहाँ पर रुके थे। तो वहीं से जो अल्तुनिया था एक गवर्नर था वहाँ का भटिंडा का, तो उसने नेतृत्व में आकर के इन्होंने चारों तरफ से रजिया को वहाँ पर घेर लिया था और वहीं पर इनको मार दिया था। तो इस तरह से इनको यहाँ सत्ता से हटाने में तुर्कों का ही इसमें हाथ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के जो सुल्तान था बलबन का पूरा नाम देखिए जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन या फिर गयासुद्दीन बलबन। बहुत ही आसान प्रश्न है और ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर है। गयासुद्दीन बलबन जो था वो बलबन का पूरा नाम था। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली और इसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो वास्तविक नाम था वो बहाउद्दीन था और इल्तुतमिश की तरह ये भी एक इलबरी तुर्क था। पूछा जाता है कि इलबरी तुर्क कौन है, तो इल्तुतमिश भी जो थे वो भी इलबरी तुर्क था और जो गयासुद्दीन बलबन है ये भी इलबरी तुर्क था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। रक्त और लोहे की जो नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? देखिए रक्त और लोहे की जो नीति अपनाई थी ये बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और एक पाबोश एक प्रथा शुरू की थी उसने अपने दरबार में, पाबोश, तो ये भी इल्तुतमिश ने ही शुरू कराई थी, तो सॉरी बलबन ने शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सिजदा और पाबोश, सिजदा और पाबोश करना जो एक प्रथा थी कि जो सुल्तान है सुल्तान के कदमों को चूमना, तो इस तरह की जो प्रथा थी वो भी बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। तो देखिए उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। क्या? पहली थी सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान को काम करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है और इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। तो ये कहा जाता है बलबन के बारे में। इतनी सारी ये बातें की जाती हैं बलबन के बारे में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ बलबन वो सही आंसर होगा। रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला सुल्तान था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो किसकी उपाधि धारण की थी? ये अपने आप को एक क्या कहता था कि मैं जो ईश्वर है, मैं एक ईश्वर के द्वारा आया हुआ हूँ। तो उसने एक उपाधि ली थी जिल्ले इलाही की बलबन ने। तो
जिल्ले इलाही उसके उपाधि धारण की थी इसने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ सही होगा। और एक्सप्लेनेशन में देखिए बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया और राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेड ऑफ गॉड, इनकी नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद हैं और राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। क्या मतलब है इसका? ईश्वर का प्रतिबिंब, इसका एक अर्थ है जिल्ले इलाही या जिल्ले अल्लाह। ये तो इसकी उपाधि जो धारण की थी जिल्ले इलाही की थी। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर अपने आप को क्या मानता था? ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति मानता था अपने आप को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। वह पहला सुल्तान कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? इसका भी अर्थ यही है जो हमने अभी पीछे कहा बलबन के बारे में, कि उसने ईश्वरीय शक्तियों को, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला राजा था, कि वो अपने आप को ईश्वर के समान प्रतिपादित किया था उसने। तो ये जो करने वाला था ये भी बलबन था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर होगा। बलबन ने फारस, वही देखिए पीछे हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप पीछे से भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। बाकी वही एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं है चेंजेस में, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए हम तो इसी में हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? नौरोज को जो आरंभ करवाया था वो किसने करवाया था भारत में? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो नौरोज को जो प्रारंभ कराने वाला था, सुल्तान था, वो था बलबन। बलबन ने ही फारसी त्योहार था इसको भारत में शुरू किया था, नौरोज को। देखिए बलबन ने कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया, जिसमें सिजदा यानी कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना की प्रथाएं प्रारंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शान और शौकत के साथ मनाने की प्रथा भी आरंभ की थी। तो सिजदा और पाबोस का पूछा जाता कि सिजदा और पाबोस जो थे ये किसने प्रारंभ किए थे? तो ये भी बलबन ने प्रारंभ किए थे। सिजदा का अर्थ होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, राजा का अभिवादन करना, और पाबोस का अर्थ होता है कि सुल्तान के चरणों को चूमना, सुल्तान के पैरों को चूमना। तो सिजदा और पाबोस दो प्रथा इसने किया थी, साथ ही साथ नौरोज भी इसने प्रारंभ किया था। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? देखिए उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल बात सही है, उसने किया था, नियामत खुदाई के प्रतिपादन किया था। उसने इफ्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। बताइए, एक ऑप्शन इसमें सही है, मैंने बताया है, लेकिन उसके बाद में 3 ऑप्शन है, बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए तुर्कान ए चहलगानी किसने प्रारंभ की थी, का प्रभाव जो समाप्त किया था, शुरू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। खत्म किसने किया था? तुर्कान ए चहलगानी को बलबन ने खत्म किया था। बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने, बलबन ने नहीं किया। इक्तेदारी जो व्यवस्था थी उसको जो शुरू करने वाला था वो इल्तुतमिश था, बलबन नहीं था। और यही यहाँ पर यह पूछा है कि बलबन के संबंध में क्या सही नहीं है, हमने नहीं पर हमें फोकस करना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि इक्तेदारी को व्यवस्था को जो शुरू किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। देखिए बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के प्रसिद्ध था। उसने राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजाओं को नियामत खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी के 40 सरदारों का एक संगठन था, उसका गठन किया था वो तो, और बलबन ने इसको समाप्त
कर दिया था। बलबन के काल में एकमात्र एक विद्रोह हुआ 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था, और जिसे बलबन ने दबाया और विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया। इक्तदार व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कहने वाला कौन है? ये भी बलबन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। बलबन ने ही इसना करने वाला था। जो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उसके जो शिलालेख थे उनमें अपने आप को स्वयं खलीफा का सहायक कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, उसने अपने राजत्व किंगशिप समाप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? जब उसे राजत्व प्राप्त हुआ तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह किस सुल्तान के बारे में कहा? इल्तुतमिश के बारे में कहा, बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, या फिर मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे इस पर प्रश्न पर चक्कर खाते हैं, घूमते हैं और जाकर के वो बलबन को इसमें लगा देते हैं, लेकिन बलबन नहीं है। इस प्रश्न का आंसर अलाउद्दीन खिलजी है, क्योंकि बर्नी ने ये बातें कही थी कि जब उसे राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त हुआ तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। देखिए एक्सप्लेनेशन, जियाउद्दीन बर्नी ने उत्कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्यवस्था करते हुए वह स्वयं कहता था कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई तथा अथवा अवसर विशेष के लिए उपयुक्त समझता हूं और उसी को करने की आज्ञा देता हूं। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचारों को पुनः जीवित किया और वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसे खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की थी। ठीक, तो यहाँ से इससे क्लियर होगा कि जो कहा गया है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं लोगों ने उसका विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर इल्तुतमिश? तो कौन सा सुल्तान था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो कौन था ऐसा सुल्तान? तो ऐसा सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन खिलजी के लिए कहा है। कौन सा? यही कि वह एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने लोगों ने उससे विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी की उपाधि, द्वितीय नहीं पूछा जाता, कभी पूछा जाता सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया, अपने को सिक्कों पर अंकित करवाया और वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नया धर्म चलाने की भी थी, किंतु उसने अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है अलाउद्दीन खिलजी वो सही आंसर होगा। दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी, अभी बात की है हमने, तो सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी होगा। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान या फिर उलूग खां की? तो किसकी मृत्यु हुई थी?
मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए, तो उसकी हुई थी उलूग खां की। ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा, उलूग खां। देखिए अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो जो उलूग खां था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। नहीं सॉरी, मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, सेनापति जो था जफर खां था वो। ठीक है, उलूग खां नहीं जफर खां, उलूग खां तो अलग है, तो इसको सही करेक्ट कर लेंगे जफर खां। ऑप्शन नंबर ए सही करेंगे। यहाँ पर डी ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ए कर लेंगे। ठीक है, ये सेनापति था जफर खां, तो ये इसी की मृत्यु हुई थी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। ठीक है, इससे करेक्ट कर लेंगे ऑप्शन ये, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन 32। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो रानी जो पद्मिनी है इनका जो नाम है अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, इनकी पति का नाम बताइए क्या? महाराणा प्रताप नहीं, रणजीत सिंह भी नहीं है, मान सिंह भी नहीं है, तो राणा रतन सिंह है, राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। रानी पद्मिनी के पति का नाम है राणा रतन सिंह। ठीक है, देखिए पद्मिनी की कहानी का जो आधार है वो 1540 ईस्वी में मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक काव्य है पद्मावत, और इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था, और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। यह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। कोड दिए गए हैं, एक कथन ए कथन आर है। तो क्या दिया गया है? ए आर दोनों सही हैं, या आर ए की सही व्याख्या करता है, और बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी है ए गलत है और आर सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका सही आंसर क्या होगा? बैटरी गई। देखिए जो अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये बात सही साबित होती है। जो अलाउद्दीन ने जो भी अभियान किए थे दक्षिण में वो धन प्राप्ति के लिए किए थे, और यह दक्षिण राज्यों के कब्जे में करना चाहता। ऐसा नहीं था वो राज्यों को कब्जे में नहीं करना चाहता था, वो केवल धन की प्राप्ति का करना चाहता, वो धन का एक लालची था। तो उस लालसा को देखते हुए एक इतिहासकार हैं के.एस. लाल, तो उन्होंने इन्हें जो कहा है वो धन का लालची बताया है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही है। देखिए डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का जो उद्देश्य था वो धन और विजय की लालसा ही थी। उसकी आंतरिक नीति के हस्तक्षेप नहीं थे कि वह अपने साम्राज्य को बढ़ाए या उन्हें कब्जे में कर ले। वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। इसलिए ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था?
रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के जब आक्रमण के समय पर जब देवगिरी पर अलाउद्दीन का जो आक्रमण था, देवगिरी के शासक रामचंद्र था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर होगा, रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। देखिए, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था और 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसके प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। प्रतिवर्ष, ठीक है, उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया, लेकिन 1305 और 1306 में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी और राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, तो रामचंद्र देव ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं, इन सूचियों को हमें आपस में मिलान करना। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात। एक तरफ सूची 2 है कर्णदेव, राजा राय, रामचंद्र, हमीर देव और या राणा रतन सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, जो रणथंभौर, देखिए जो ए है रणथंभौर तो हम मिलाएंगे, ये है कौन है? ये है हमीर देव, रणथंभौर हमीर देव। अब चित्तौड़ के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, तो रानी पद्मानी, तो चित्तौड़ से हम राणा रतन सिंह, बी का 4। देवगिरी के कौन है? देवगिरी राजा राय रामचंद्र जो है, ये देवगिरी के। अभी हमने इस पीछे इसके बारे में पढ़ा, इस पीछे क्वेश्चन में। और जो गणदेव हैं वो हैं गुजरात के। ठीक, तो क्या आंसर होगा भाई? ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो 3, 4, 2, 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, 3, 4, 2, 1 हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, सीधा आंसर दिया है, क्योंकि ऑप्शन देते हैं तो वही ABCD बनते हैं। तो 3, 4, 2, 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, चलिए, के सुल्तान के काल में खालिशा भूमि सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। जो खालिशा भूमि थी वो किसके समय में सबसे अधिक विकसित हुई? तो ये सबसे अधिक जो विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंद्रात या फिर पेंशन के रूप में हो, तथा वक्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि है, इन आदि के रूप में मिली थी, उसे सबको छीन लिया और फलतः इसी के कारण खालिशा जो भूमि थी वो सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। के सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर का उत्पादन को 50% तक कर दिया था। तो उस भूमि कर को जो उत्पादन था उसे 50% कर दिया था। किसने किया था? तो पीछे हमने देखा सबसे अधिक जो खालसा भूमि थी वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में निकली। तो उसको इसी तरह देखें तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही भूमि कर का जो उत्पादन के 50% तक कर दिया था उसने। ठीक है, भूमि कर को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर इनकी खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। उसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित करने का काम किया। सबसे पहले जो भूमि की भाई हम जो भूमि के जो लगान लेंगे वो पहले भूमि की पैमाइश करेंगे, उसके बाद में उसका लगान निर्धारित करेंगे, तब हम लेंगे। अलाउद्दीन ने 2 नए कर लगाए, एक मकान कर और एक चराई कर, यानी कि एक घर और गृही चार 2 लगाए थे। और उसने पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में वृद्धि करके 50% कर दिया था। लेकिन मोहम्मद तुगलक की जो राजस्व मांग थी अनुमान
पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर थी। ठीक है, जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक था वो एक अनुमान लगा लेते थे कि भाई इतना है तो इतना लगान ले लो, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले भूमि की पैमाइश कर ली, उसको नापा, नापने के बाद में फिर उसका जो लगान था उसको निर्धारित करने का काम किया था। ठीक है, घरी और चराई 2 कर लगाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के भी द्वारा। चलिए, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लिया था। तो कौन था ऐसा करने वाला? आधा यानी कि 50% करने वाला अभी हमने बात की थी। तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया और वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विश्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर ही उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पैमाइश के आधार पर किया और किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये तो ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा, 38 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समान किया। निम्न कोडिंग स्कीम में सही उत्तर चुनिए। वह 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 या फिर 3। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है कि पैमाइश की नपाई करने के बाद ही उसने मालगुजारी वसूल की थी, पैमाइश करने के बाद, तो ये बात सही है एकदम, ये ऑप्शन यहाँ पर सही थे। ठीक है, दूसरा है कि उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में उसको लागू किया था, तो उसने पूरी सल्तनत में उसको लागू नहीं किया था। उसने दिल्ली और दिल्ली के जो आसपास के जो क्षेत्र थे उन पर ही इसको लागू किया था, पूरे सल्तनत पर लागू नहीं किया था। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, ये भी सही है। तो 1 और 3 जो है ये यहाँ पर सही आंसर बनेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करना आरंभ किया और उसने एक दीवान ए मुस्तखराज, एक विभाग बनाया था, दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। लगान जो अधिकारी थे खुद मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। परंपरागत जो लगान अधिकारी थे खुद मुकद्दम चौधरी थे, उनसे लगान वसूलने का जो अधिकार था उसे छीन लिया गया। उसने सारे विशेषाधिकार समान कर दिए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी कि जो जमींदार थे और बड़ा हार यानी कि जो साधारण किसान थे उनमें कोई अंतर नहीं रहा। जो मुकद्दम थे, जो खुद थे या जो किसान थे, तो अब उनमें कोई अंतर नहीं रहा, उन्हें सभी जगह समान कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, इसलिए किया था कि उसने जो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी उसको लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए किया था कि जो उसके राजभवन बन रहा था तो उसमें जो कारीगर थे उनको वेतन देना चाहता था, हैं? तो ऐसा किया था? तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो है ये तो सही है हमारा कि मूल्य नियंत्रण को उसने लागू किया था, लेकिन जो आर है वो बिल्कुल गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मूल्य नियंत्रण की नीति को उसने लागू किया था, ये बात एकदम सही है और आर गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर ये सही आंसर होगा। देख, अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कारीगर कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को साहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया, साहना ए मंडी,
उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की कुछ विशाल टुकड़ी दी गई। उन्हें विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव और बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बरनी इस बाजार व्यवस्था का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार ने पनपने देना बताता था। कारीगरों को कम वेतन देने से इसका कोई संबंध नहीं था और कथन सही है लेकिन कारण इसका गलत दिया गया है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए। बाजार सुधार किसने लागू किए? तो अभी हमने बात की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर, सॉरी जलालुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? वही प्रश्न दिया गया है, तो सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, वही है बाजार नियंत्रण मूल्य। मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो हम राशन जो मिलता है आज, तो इस तरह की जो व्यवस्था थी वो किसने प्रारंभ की थी? उसी व्यवस्था को आज भी अपनाया जा रहा है। तो ये जो प्रारंभ करने वाला था ये भी अलाउद्दीन खिलजी था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, चलिए, घड़ी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अभी इसके बारे में हमने चर्चा की थी पीछे प्रश्न में। तो ये भी करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, सॉरी बी सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, दो कर लगाए थे, नए कर थे, घड़ी कर और जो घर और झोंपड़ियों पर लगाया जाता, और चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, इतने बात याद रखेंगे कि घरों पर लगाने वाला घर और झोंपड़ियों पर घड़ी कर, और जो चराई कर था वो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इनके बीच में जो सीमा थी वो कौन सी थी दोनों के बीच में? तो देखिए, 1306 में जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में जो की जो सीमा थी वो रावी नदी थी। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर सही आंसर होगा, रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ और जिसे सिंधु रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया, और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। वो एक तरफ खिलजी थे और एक तरफ मंगोल थे। मिलान करना है देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरई, और ये शासक हैं। इन शासकों को हमें यहाँ से मिलान करना है। मिलान सही सुमेल नहीं, अच्छा सॉरी सही सुमेल नहीं है, हमें ये देखना है कौन सा सही सुमेल नहीं है। देखिए, देवगिरी तो शंकर देव, ये एकदम सही है। देवगिरी का जो शासक था वो शंकर देव, ये हमारा एकदम सही है। और मदुरई वीर पांड्या, ये भी सही है। होयसल वीर भल्लाल, ये भी सही है। लेकिन जो वारंगल है रामचंद्र देव, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। वारंगल रामचंद्र देव दिया गया, ये गलत है। कि जो वारंगल है यहाँ का जो शासक था वो प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे। प्रताप रुद्र देव द्वितीय था यहाँ का शासक, और जिसकी राजधानी वारंगल थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो भी है वो यहाँ पर गलत है। बाकी सही दिए गए हैं, बाकी सभी के सही हैं। ठीक, चलिए, तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत में आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। सुमेलित नहीं है, पूछा है ना इसमें, सुमेलित नहीं है। देवगिरी
भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक था वो रामचंद्र देव था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। एकदम सही है। चलिए हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद में उसका शंकर देव शासक बना। और तेलंगाना में काकतीय वंश का शासक था। यहाँ का जो शासक था प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही आंसर है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा घोषित किया था, किसने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी था तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में एक मलिक काफूर जो था उसने मुबारक जो खिलजी था, मुबारक खिलजी को कैद कर लिया था। और उसके बाद में जो मुबारक खिलजी था वो कैद से मुक्त होकर के फिर वो सुल्तान बनता है, और इसी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक, बलबन वो सॉरी मुबारक खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया, और बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, तथा अल इमाम खिलाफत अल लह की उपाधि भी इसने धारण की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर सही आंसर होगा। 47 के अंदर 48 है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का पहला शासक बना था? तुगलक वंश का पहला शासक कौन बना था, बताइए। तो तुगलक वंश का जो सेनाध्यक्ष थे इनमें से जो पहला अध्यक्ष था कौन था? तो ये बना था गाजी मलिक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, गाजी मलिक। देखिए, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक कौन था? यही था, दोनों एक ही व्यक्ति हैं ये। उसने तुगलक वंश की स्थापना की, और गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था, और उसे दीपालपुर का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर सही आंसर होगा, गाजी मलिक। 49 क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? सबसे अधिक समय तक तो जानते हैं जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही आंसर होगा, तुगलक वंश। तो इन्होंने जो शासन किया था तुगलक वंश ने 1320 से लेकर के 1412 तक इन्होंने ईस्वी तक शासन किया था तुगलक वंश ने। बाकी ने बहुत कम समय तक रहा था, सबसे अधिक समय तक यही रहे थे। तो गुलाम वंश के सुल्तानों में 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया गुलाम ने। खिलजी ने 1290 से 20 तक, और उसके बाद में लोधी वंश आया 1451 से लेकर के 1226 तक, और फिर तुगलक वंश ने 1320 से लेकर के 1412 ईस्वी तक इसमें शासन किया था। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र यानी कि गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था जो अनेक विद्याओं में माहिर था? तो ऐसा जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक ऐसा विद्वान था जो खगोल शास्त्र भी जानता था, गणित भी जानता था, आयुर्विज्ञान भी जानता था, और भी बहुत सारी जो विद्याएँ थी उनमें ये माहिर था, और ये था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ये एक सभी तरह से ये जानता था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक जो 1325 से 1351 तक सबसे अधिक विद्वान शिक्षित शासक था, और ये खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। तो ये 50 प्रश्न हमने देखे दिल्ली सल्तनत के, और इससे आगे के जो प्रश्न है वो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे।